नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक एसी मैकेनिक की है। नाम है प्रमोद। प्रमोद एक फार्म हाउस में एसी रिपेयर करने गए थे और जब वहाँ से वापस आ रहे थे तभी उनके साथ ये सब घटना हुई थी। तो क्या थी घटना, क्या हुआ था उनके साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरी आस्था जो थी पूरा भगवान पर था। लेकिन उस रात जो मेरे साथ में हुआ था, मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। चलिए शुरू से मैं बताता हूँ। मैं अपने एसी की दुकान पर बैठा हुआ था। हम दोनों भाई इसी दुकान पर काम करते थे। भाई मेरा दोपहर के बाद से एक कंप्लेंट पर गया था। वो बाइक चलाता था, बाइक से ही जाता था, लेकिन मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अपने भाई के साथ ही बैठ कर के जाता था। अब भाई तो चला गया कंप्लेंट पर, अब मैं अपने दुकान पर कुछ काम कर रहा था। लगभग 4 बजे के आसपास एक ग्राहक हमारे दुकान पर आया। देखने में 30-32 साल का नौजवान दिख रहा था और आते ही बोला, भाई कुछ एसी का काम करवाना है। मैंने बोला, जी हो जाएगा। कहाँ पर है आपकी एसी? बोला, जी मेरे मालिक का फार्म हाउस में। मैं पूछा, कहाँ है आपका मालिक का फार्म हाउस? उसने कहा, इसी रोड पर 15 किलोमीटर आगे चल करके। मैंने पूरा पूछा कि एसी चल रहा है या बंद है। वो पूरा ब्यौरा हमें बताने लगा। अब उसका ब्यौरा मैं सुन करके मन में अपना विचार किया कि एसी तो चल ही रहा है, कूलिंग हो ही रहा है, बस इसमें सर्विस करना है। मैं सबका एसी का 5 एसी उसने बताया था और पांचों का रेट मैंने बता दिया कि भैया आपका इतना पैसा लगेगा, अगर करवाना है तो बताओ। वो कहने लगा, हाँ हाँ करवाना है, चलिए आप मेरे साथ में। मैंने पूछा, आपके पास में क्या कौन सी गाड़ी है? वो कहने लगा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं तो बस से आया था और बस से ही चलना पड़ेगा। मैं उसको बोलने लगा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मेरा भाई आने वाला ही होगा और फिर हम अपने भाई के साथ चल पड़ेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे हम तीनों। अब वो रुक गया, लेकिन भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं था। शायद वो जिस काम के लिए गया था उस काम में देरी हो रही थी। अब 5 बज गया था और वो बार बार व्याकुल हो रहा था, वो जो ग्राहक था। अब जब भाई नहीं आया तो ग्राहक बोलने लगा कि मिस्त्री जी अब देर मत करो, मेरा मालिक कल शाम तक आ जाएगा और आते ही मेरे पर अगर काम नहीं हुआ तो चिल्लाना शुरू कर देगा, आप मेरी मजबूरी समझो। उसने तो बोला था कि पहले ही काम करवा देना, लेकिन मैं सोचा था कि चलो एसी चल ही रहा है और क्या करवाना है, बाद में करवा लेंगे। लेकिन अब आने वाला है, अगर एसी की काम नहीं हुआ तो हमारी खिंचाई ज़रूर करेगा। बहुत 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 धन्यवाद होगा कि आप मेरे साथ में चल पड़ो। मैं उसकी बात समझने लगा कि इस पर काम का दबाव है
और हमें अब चलना ही चाहिए। मैं अपना जो टूल बैग था वो ले लिया और दुकान का शटर को बढ़ा दिया, ताला लॉक कर दिया, है कि दूसरी चाबी मेरे भाई के पास में था। और फिर हम रोड पर आ गए थे और रोड पर संजोग से बस भी हमें टाइम पर मिल गई। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन वहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी। उनके पास में जनरेटर वगैरह भी लगा हुआ था। अगर लाइट चली भी जाती तो परवाह नहीं था, वो जनरेटर चला देता। जनरेटर भी बहुत बड़ा वाला था। वो कहने लगा कि बिजली की समस्या यहाँ पर नहीं है, आप अपना काम जल्दी से स्टार्ट कीजिए। मैं बोला कि भाई थोड़ा आपको साथ में हेल्प कराना पड़ेगा। बोला हाँ हाँ, मैं आपके साथ में ही हूँ। और फिर हम काम शुरू कर दिए थे। मैं एक एक रूम में जाता और एसी का सर्विस करने लगा था। जब लास्ट वाले रूम में पहुंचा तो रात तो काफ़ी हो चुकी थी। अब मैं थक भी गया था, है कि सबसे मेहनत का काम सर्विसिंग में होता है। और मैं उससे बोलने लगा कि देख भाई, रात तो ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। बाकी काम एक ही एसी का बचा है, सुबह मैं आके कर दूंगा। वो कहा कि अब तो सारा काम तो हो ही गया है, एक ही एसी तो बस बाकी है। मैं आपके साथ में हूँ ना, जो कहेंगे मैं करवाता जाऊंगा, जल्दी हो जाएगा। अब उसके कहने में तो मैं काम स्टार्ट कर दिया। वो एसी चालू था। जब मैं सर्विस कर लिया और एसी ऑन किया तो एसी चला ही नहीं। अब मैं उसके फॉल्ट देखने लगा कि इसको क्या हो गया। ये तो चलता हुआ एसी था, अब मैंने तो बस सर्विस किया था। मैं फॉल्ट सारा देखने लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रात का बात थी और ऊपर से मुझे घर जाने की अब जल्दी थी। अब मेरे पास में कोई साधन नहीं था। मैं अब थक चुका था, फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं उसको बोला भाई देख, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा जल्दी, तेरा मालिक तो शाम तक आएगा ना, और उससे पहले एसी को मैं कर जाऊंगा। अब वो मेरी बात समझ गया था। कहने लगा कि जी आप जल्दी से सुबह सुबह आ जाना। मैंने बोला बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। वो रोड, जो वो फार्म हाउस था, रोड से थोड़ा दूरी पर था। अब रात के करीब 11 के आसपास का टाइम हो रहा था। अब मैं डरा हुआ था कि कहीं मेरे को साधन ना मिले, लेकिन चलता फिरता रोड था, अगर बस नहीं मिलती तो कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाता। ट्रक तो सारी रात चलती हैं। और यही सोच कर के मैं मेन रोड पर आकर के खड़ा हो गया। अब बस का इंतज़ार करने लगा या साधन का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जो रोड थी अब तो धीरे धीरे बिल्कुल खाली होता चला जा रहा था। जो साधन आते जाते दिख रहे थे वो भी कम होने लगे थे। और कुछ ही देर के बाद में रोड बिल्कुल खाली सा हो गया था। सुन सपाटा रोड दिखाई पड़ रहा था। अंधेरी रात थी, आसमान में चांद तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं रोड पर टूल बैग तो मैं वहीं छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल खाली हाथ था। ये सुबह तो आना ही है, तो टूल बैग खाम खाम मैं क्यों ढोता फिरूं। अब मैं खाली हाथ था, रोड पर इंतज़ार कर रहा था कि कोई भी साधन मिले, मैं उससे अपने घर निकल जाऊं, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर था। काफ़ी देर हो चुका था। एक आध गाड़ियाँ तो निकली, लेकिन मेरे हाथ देने के बाद भी वो गाड़ियाँ रुकी नहीं, वो चले गए थे। अब मैं परेशान हो चुका था कि अब मैं क्या करूं, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं इसी पेच में पड़ा हुआ था। मन कर रहा था कि शायद अब नहीं मिलेगी, मुझे फार्म हाउस जा कर के रात बिताना ही चाहिए। और इतना ही अभी सोच रहा था, तभी मेरे पीछे में किसी की खांसने की आवाज़ आई। मैं चौंक करके देखा कि मेरे पीछे कौन आके खड़ा हो गया। पीछे देखा तो एक सफ़ेद कपड़ों में एक नौजवान जैसा लोग मुझे दिखाई दिया। काले सर पे बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और
सर पर भी सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ था और खांस रहा था। मैं एकदम उसको देख कर के चौंक गया था, लेकिन मैं कुछ उससे बोला नहीं। मैं 2 कदम अब आगे हो चुका था और तभी वो नौजवान हमारे पास में आ गया और जब खांसी उसकी बंद हुई तो कहने लगा, बस का इंतज़ार कर रहे हो? वो बिल्कुल भारी आवाज़ थी। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ जी, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहने लगा, अगर तुम्हारे पास बीड़ी हो तो एक बीड़ी मुझे पिला दो। मैं बीड़ी पीता था, माचिस भी रखता था। अब मैं जब उसने बीड़ी मांगा तो मैं मना नहीं कर पाया। मैं अपनी जेब से बीड़ी का बंडल और माचिस आगे कर दिया और वो बीड़ी का बंडल उठा लिया, माचिस नहीं उठाया। अब बीड़ी का बंडल अपने हाथों में ले करके और खेलने से लगा था। मैंने बोला, भाई माचिस तो ले लो और बीड़ी जला के मुझे बाकी बीड़ी तो वापस करो। बोला, हाँ हाँ, हम साथ में चल रहे हैं ना, अभी बस आने वाली है और मैं भी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो अपनी भारी आवाज़ में बोलने लगा। मैंने बोला, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे आप? वो जगह का नाम बताया जो मेरे ही गांव से आगे का गांव था। और तब तक मुझे एक बस रोड पर आती हुई दिखाई दी, लेकिन उसमें हेडलाइट एकदम धुंधला धुंधला जल रहा था और बस में बिल्कुल जैसे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और बस आकर के हमारे सामने बिना हाथ दिए रुक चुकी थी। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो जो नौजवान था जो मेरे से बीड़ी का बंडल लिया था, माचिस नहीं लिया था, और वो बस की तरफ चल पड़ा। बोला, आ जाओ, यही बस है, इसी से हम लोग चलेंगे। अब वो बस में पीछे से सवार हो गया और उसके पीछे मैं भी बस में ऊपर आ गया। जैसे ही मैं ऊपर आया बस चल पड़ी। मैं पिछली सीट पर ही बैठ चुका था और आगे की तरफ देखने लगा। बस में हल्का अंधेरा सा था, आसपास साफ साफ कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो अंदर रोशनी थी, लाइट जल रही थी, बहुत धीमी रोशनी थी। और वो इंसान जो मेरे साथ में चढ़ा था मेरे सीट से अगला सीट पर बैठ चुका था। अब मैं उसको माचिस पकड़ाने लगा कि लो भाई, अब तो बीड़ी जला लो और बाकी बंडल मेरे को वापस दे दो, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, रात में कोई दुकान तो खुलने से रही। वो भारी आवाज़ में बोला, सब्र तो रखो, अभी सब कुछ मिलेगा। मैं उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया था। मैं अब बस में देखने लगा कि बस में कौन कौन सवार है, कितने लोग हैं। मैं जब बस में निगाहें मारने लगा तो मुझे लगभग आधी सीट भरी नज़र आई। मैं पीछे में सबसे पीछे में था तो सबका सर ही दिखाई पड़ रहा था और ड्राइवर भी मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन कंडक्टर अभी तक मेरे पास में टिकट के लिए नहीं आया था। अब मैं उस नौजवान से बोलने लगा कि भाई, ये कंडक्टर को आवाज़ दो ना कि वो टिकट दे दे, पैसे ले ले। वो फिर मुझे भारी आवाज़ में कहा, सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा, बैठ जाओ आराम से, अपनी भारी आवाज़ में। अब फिर वो आगे की तरफ देखने लगा और अपने हाथ में बीड़ी का बंडल इधर से उधर दूसरे हाथ में खेल रहा था, बाएं से दाएं हाथ में। मैं समझ गया कि आसानी से ये बीड़ी का बंडल देने वाला नहीं है। अब मैं अभी कुछ पूछना ही चाहता था उससे कि तुम बीड़ी का बंडल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और तभी बस में अंधेरा छा गया। पूरी लाइट जो धीमी रोशनी थी वो भी बंद हो चुकी थी और ऐसे लगा कि बस जैसे किसी गुफा में घुस चुकी हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, नाम मात्र की रोशनी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ये तो रोड ऐसा नहीं था, इसमें तो कोई पहाड़ नहीं था, ना कोई गुफा था, ना कोई जंगल था। तो अचानक इस बस में क्या हो गया?
मैं उस नौजवान को आवाज़ देने लगा जो मेरे आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। नहीं कि भाई, ये बस में क्या हो गया, लाइट क्यों बंद हो गई, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब जो नौजवान था आगे मेरे सीट का आगे बैठे हुआ था, अब वो कुछ नहीं बोल रहा था। मेरी आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। मैं बार बार उसको बोल रहा था कि भाई तुम आवाज़ तो दो, जवाब तो दो मुझे, ये क्या हो रहा बस में, ये बस कहाँ आ गई है। लेकिन बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा पसर गया था। ऐसे लग रहा था कि बस एक जगह पर रुकी हुई है, उसमें ना कोई चलने की आवाज़ आ रही थी, ना कुछ भी संकेत मिल रहा था कि बस चल रही हो। लेकिन मैं बाहर देखने लगा तो वहाँ बाहर में भी पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। बाहर का तो कोई चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। ये बस ठीक नहीं है, शायद इसमें कोई चोर बाजारी हो रही है, और मुझे लगा कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हो रही है। ये लोग हमारे पैसे छीन लेंगे। मुझे ऐसा ही संदेह हुआ था। मुझे इस बस से उतर जाना चाहिए। लेकिन मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि दरवाज़ा किधर में है। मैं खड़ा भी हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं उतरूँ तो कहाँ उतरूँ। बस चल रही है या रुकी हुई है, कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा था। अब मैं बार बार उसी नौजवान को बोल रहा था कि भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे को जवाब दो। लेकिन कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। और अचानक लगा कि मेरे सर पर कोई चोट लगी है और मैं अपना होश खो बैठा। जब मुझे होश आई तो मैं देख रहा हूँ कि मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ हूँ। मैं रोड के थोड़ी सी दूरी पर एक गड्ढा में गिरा हुआ था, और आसमान, खुली आसमान, चांद तो नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, तारे अनगिनत दिखाई पड़ रहे थे। हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जैसे लग रहा है कि मेरे आसपास में जंगली जानवर खड़े हों और इंतज़ार कर रहे हों कि मैं कब मरूं, वो मेरे मांस को खा जाए। मुझे ऐसा ही लगा। और मैं तो बस में सवार था, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कोई नशा नहीं करता था। हाँ, मुझे बीड़ी पीने का ज़रूर शौक़ था। लेकिन ये सब क्या हुआ मेरे साथ में, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं उस गड्ढे से अब बाहर निकल आया और देखा कि बस बगल में ही वो रोड है। लेकिन रोड बाएं जाना है या दाएं जाना है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। लेकिन मैं इस जगह पर अब रुकना नहीं चाहता था। मैं किसी एक साइड में आइडिया से चलना चाहता था। बिल्कुल वो रोड सुनसान अभी भी दिखाई दे रही थी। टाइम का अंदाज़ा मुझे नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अब मैं एक साइड, बाएं साइड में आइडिया से उस रोड पर पैदल चलने लगा था। मैं जब आगे बढ़ने लगा, लेकिन कोई भी ट्रैफिक मेरे पीछे से नहीं गुजरी, ना आगे की तरफ से कोई गुजरी। जैसे लग रहा है इस पूरी रोड पर मैं अकेला ही इस रोड पर चलता जा रहा हूँ। करीब करीब मैं 1 किलोमीटर तक आगे चल पड़ा था। अब मैं वहाँ पर रुक गया। मैं थका हुआ था और प्यास भी लग रही, लेकिन ना मुझे पानी का कोई साधन दिखाई पड़ रहा था कि मैं पानी पीऊँ तो कहाँ से पीऊँ। कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं एक जगह पर बैठ गया। बैठने के बाद में मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ में ये सब क्या हुआ। इसी में धुन में लगा हुआ था, और तभी खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो खांसने की आवाज़ वही आवाज़ थी जो मुझे स्टैंड पर, उस जगह पर वही नौजवान दिखा था खांसते हुए। मैं जल्दी से मुड़ा तो देख क्या रहा हूँ कि वही नौजवान है।
वही मुझे खड़ा उस जगह पर दिखाई पड़ा जहाँ मैं बैठा हुआ था। अब मुझे तो गुस्सा आ चुका था। अब मैं उठ करके खड़ा हो गया और उस नौजवान से पूछने लगा कि तुम भाई हो कौन, और तुमने मुझे जिस बस में चढ़ाया था वो बस कहाँ गई, अब मैं गड्ढे में कैसे गिरा हुआ था। अब वो जो नौजवान था वो हंसने लगा। बहुत ही भारी उसकी हंसी थी और हंसते हंसते कहने लगा कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। मैंने बोला ना, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम कौन हो तुम बताओ। अब फिर वो अचानक उसकी लंबाई बढ़ने लगी थी। वो करीब 5-6 फुट का दिखाई पड़ रहा था पहले, अब तो उसकी लंबाई 9 फुट के आसपास हो चुकी थी। और जैसे ही लंबाई उसकी बढ़नी शुरू हुई, मैं तो जान लेकर के भागा उस जगह से। मैं आगे की तरफ दौड़ते जा रहा था और पीछे मुड़ करके देखता जा रहा था कि वो नौजवान हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसी जगह पर मुझे खड़ा दिखाई दे रहा था और हंसता जा रहा था। हंसी उसकी मेरे कानों में अभी भी महसूस हो रही थी। मैं काफ़ी दूर तक आगे दौड़ता हुआ चला आया था और एक जगह पर मैं जा करके गिर पड़ा और फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं रोड के किनारे पर गिरा हुआ था। अब इस रोड पर ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था। ट्रैफिक का आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रहा था और ट्रैफिक इस रोड से गुजरता हुआ भी दिखाई दे रहा था। मैं देखने लगा कि मैं किस जगह पर हूँ। मैं देखा कि एक मंदिर है वहाँ पर, और मैं मंदिर के प्रांगण में ही गिरा हुआ था। मंदिर बजरंग बली की थी। मैं उस मंदिर को जानता था। आते जाते मैं प्रणाम किया करता था। और तब मुझे ध्यान आ गया कि मैं किस जगह पर हूँ, और शायद इस रात में जो मेरे साथ में हुआ था और इसी मंदिर के पास में आकर के मैं गिरा, और तभी मेरी जान बच पाई थी। नहीं तो वो छलावा, वो प्रेत मुझे ज़रूर मार देता। मुझे दौड़ा दौड़ा करके मारने का ही लग रहा था कि इरादा उसने किया था। और मैं, चाहे आप जैसे भी समझे, मैं गलती से चाहे सही से, मुझे कोई अंदाज़ा तो था नहीं कि इस रोड पर मंदिर है। अब मैं उसी रोड की तरफ दौड़ पड़ा था और उसी मंदिर के प्रांगण में जा कर के मैं नीचे गिर कर के बेहोश हो गया था। भगवान की कृपा थी, बजरंगबली की कृपा थी कि उन्होंने मेरी रक्षा किया, और तभी वो प्रेत, वो छलावा मेरे पास दोबारा नहीं आया। वो बस का सारा मायाजाल था जिसने वो रचा हुआ था, और मुझे वो अपने बस में वो छलावा के रूप में बिठा दिया था। मैं समझ ही नहीं पाया था कि वो बस असली है या नकली है। अब मुझे पता था कि मुझे किस तरफ जाना है और मुझे साधन भी मिल गई थी। मैं अपने जब घर पहुंचा तो घर वाले सब चिंतित थे। मेरा भाई बाहर मुझे ढूंढने के लिए निकला था। जब मैं घर पहुंचा तब जा कर के सब प्रसन्न नजर आए और कहने लगे, तेरा छोटा भाई तुझे रात से ही ढूंढ रहा है, कहाँ गए थे तुम। अब फिर मैं सारा किस्सा उनको बताने लगा कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ था। और तब तक मेरा भाई वापस आ गया। अब मुझे सही सलामत देख करके वो भी पूछने लगा कि भाई, हम तो रात भर आपको ढूंढते रहे, आप कहाँ चले गए थे। फिर मैंने उसको भी वही सब बात बताया जो अपने परिवार को बताया था। और तब वो कहने लगा, भाई अकेले आप कभी मत जाना, चाहे कितने का भी काम हो, आप चलना तो मेरे साथ में ही चलना। और तब से मैंने गांठ बांध लिया था कि मैं अकेले, वो भी रात के टाइम में, कहीं काम करने नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रमोद जी की। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।
हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डालता रहता हूँ, तो उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन चैनल का लिंक दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर जा कर के विजिट ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।